नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद में प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर दावेदार विधायकों के बीच में घमासान मचा हुआ है और अब शायद जल्द ही ये घमासान खत्म हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम फाइनल कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें, इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से दावेदार विधायकों के बीच में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था, जिसको लेकर सोमवार को भी देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा और नॉर्थ एवेन्यू में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के आवास पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन महामंत्री वेणुगोपाल सहित उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। उसके साथ ही एक सवाल भी जरूर खड़ा हो गया है कि अगर प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? कोई लेना देना नहीं है। ये बुझता हुआ चिराग है, इसके बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जहां 10 नेताओं में मात्र 10 विधायक हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष चुनना है और सिर्फ टब्बल हो गई। 2 दिन का चिंतन मंथन और सब कुछ हो गया और 2 दिन के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया तो मामला हाई कमान सोनिया गांधी जी के पास पहुंचा है। ताज्जुब है, 10 में तय नहीं कर पा रहे, काश 30 होते तब क्या हाल होता। तो 10 में हाल बुरे हो गए कांग्रेस के। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने इसी चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। उनके यहाँ ना पार्टी है, ना अनुशासन है, न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, सिर्फ एकला चलो की राज। तो आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में 2 दल यहां पर दिखाई दे रहे हैं और उन 2 दलों के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर होड़ सी मची हुई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से अभी जो खबरें सामने आ रही है कि वाकई ही नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रीतम को लेकर नाम पर चर्चाएं चल रही है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि अगर उन्हें बना दिया जाता है तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। और जिस तरीके से फिलहाल यहां पर घमासान चलता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं कि वाकई खुद के ही अंदर खाने में या कांग्रेस जो है अंतर्कलह लेकर बैठी है, कहां भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। भूपेंद्र, देखिए प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रही है। इस समय जब जो है विधानसभा चुनाव एकदम सामने है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में जहां सभी दल जो है अपना चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के उनका समर्थन हासिल करना है, किस दिशा में काम हो रहा है, उस समय जो है कांग्रेस पार्टी अपना अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो है करीब 1 सप्ताह से इसमें उठापटक में लगी हुई है। आपसी खींचतान और एक तरीके से एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की या मान मनोबल की कोशिशें चल रही हैं। जो देखिए अभी आधिकारिक तौर पर जो सूचना अभी हालांकि ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं वर्तमान में उत्तराखंड के, उनके नाम पे जो है सहमति बन गई है कि उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ये अपने आप में जो है लगभग इसका औपचारिक घोषणा जो है अभी शाम तक का होने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे अब ये है कि देखिए उनके पास पहले से वो 3.5 साल से 3.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए थे। अब उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। वो गढ़वाल से आते हैं और गढ़वाल से ही जो नाम अभी सामने निकल के आ रहे हैं उनमें जो है गणेश गोदियाल का नाम है कि गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बना दी जाए, दे दी जाए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसी स्थिति में है कि कुमाऊं को एक तरीके से खाली कर दिया गया, कुमाऊं को फिर अछूता कर दिया गया। तो अब यहाँ से हो रहा है कि हरीश रावत चूंकि प्रदेश के पूरे नेता हैं और कुमाऊं से आते हैं, तो उनको चुनाव संचालन समिति की कमान सौंप दी जाए। इसके अलावा जो है उनके जो गुट के जो बड़े नेता हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, उनको इस तरीके की कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। तो देखिए अभी भी केवल एक पद पर केवल जो है ये स्थिति साफ होती हुई नजर आई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रीतम सिंह हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। और जब प्रदेश अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा देंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसके पास जाएगी? तो ऐसी अब देखिए अभी भी उलझी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय जब देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 दिनों से जो यहाँ पे जो है चिंतन बैठक चल रही थी, आज जिसका आज समापन हुआ है रामनगर में,
वहां पे चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है कि किस तरीके से हम कांग्रेस की कमजोरियों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। बिल्कुल वहाँ उस लेवल पे वो चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी अभी केवल 10 विधायक मात्र हैं और 10 विधायकों में ये सहमति नहीं बन पा रही है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो है प्रदेश प्रभारी हैं जो देवेंद्र यादव, उनकी तरफ से भी तमाम समझाने का बुझाने का एक दूसरे को प्रयास किया गया। लेकिन जो है जब ये निकल के बात आई कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वहां से जो निर्णय मिलता है या उनकी तरफ से जो फैसला लिया जाता है वो हमें सर्वमान्य होगा, स्वीकार होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि अभी भी जो है बहुत सी चीजें कांग्रेस को, यानी 4 महीने का से कम 6 महीने का समय बचा हुआ है, 6 महीने में चुनाव होने हैं और वहां पर अगर ऐसी स्थिति, अगर ऐसी खींचतान मचेगी। लेकिन यहाँ पे प्रीति में एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जो खबर आई है कि जैसे ही ये चीजें फाइनल हो जाती है उसको लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर से लेकर के जो है जिला स्तर तक की तमाम जो कमेटियां हैं वो अपना जनता की समस्याओं को लेकर के जो है एसडीएम और डीएम का घेराव करेंगी। इस तरीके के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है खुद अभी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी ये बयान है कि जैसे हमारी सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं हम चुनाव से पहले जो है तुरंत एक जो है बड़ी यात्रा निकालेंगे सभी जो है पूरे प्रदेश के अंदर और जो करीब 3 चरणों में चलेगी। ये रूपरेखा तो तैयार हो जा रही है, लेकिन उन चुनावी यात्राओं में या आपका डीएम या एसडीएम को ज्ञापन देने को लेकर के उसमें आपके कार्यकर्ताओं में कितना जोश रहेगा, उस समय कोई ऐसी चीजें सामने ना आए तो कि जिसमें आपको दिखाई दे कि हमने कांग्रेसियों के आपस में ही तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो इसका सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा ध्यान ये नहीं रख पाते हैं या नहीं ऐसी चर्चा हो कर पाते हैं तो ये मानिए कि इस समय कांग्रेस जैसे पिछले 5 साल जो है सत्ता से दूर रही है और ये अगर मान मनोबल और ये आपसी जो खींचतान का ये चलता रहा दौर, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को खासतौर से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिर रहा है, उनके अंदर ऊर्जा का संचार फिर नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर अंतरकलह देखने को मिलती है तो पार्टी के समर्थक जो है, पार्टी के कार्यकर्ता जो है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, उनमें काफी कशमकश की स्थिति आ जाती है। वो समझ नहीं पाते कि वाकई हमें पार्टी का साथ देना है या उस पार्टी से जो नेता यहां पर है उसका यहां साथ देना है। प्रदेश प्रभारी आवास को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ एजेंडा रखा गया होगा? और भूपेंद्र, अब तक जो चर्चा की गई है उसमें क्या लगता है प्रदेश प्रभारी के आवास पर बैठक में क्या कुछ खास रहा होगा? देखिए, ये लगातार पिछले 3 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है और जिसमें जो जैसे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय थी, उनके आकस्मिक निधन के बाद से ये पद खाली चला गया हो गया। तो जो प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक गुट वो करण माहरा को जो इस समय उप नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ये इस पद पे बैठाना चाह रहा था कि इस पद पे जो है करण मेहरा जो कि नेता उप सदन है तो उनको ये नेता सदन की जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन जो हरीश रावत का गुट है उनका ये कहना था कि गोविंद सिंह कुंजवाल को जो है ये जिम्मेदारी दे दी जाए, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। और जो इस तरीके की खींचतान चल रही है आपस में, दोनों एक दूसरे की जो है लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। तो ये मामला जो है प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के पास गया। देवेंद्र यादव जी ने भी तमाम तरीके अपने स्तर से तमाम चीजें सुलझाने का प्रयास किया, तमाम चीजें समीकरण समझे। लेकिन जब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो मामला जो है राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। आला कमान की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो अब हमारे यहाँ से जो आला कमान तय करेगा उसको ही हम अपना जो है फाइनल करेंगे। जो अभी तक का जो कल रात को भी इसी बात पर चर्चा हुई कि देखिए सबसे पहले प्रदेश के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस समय जो है ये ठाकुर बाहुल्य प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ पे हम पहले तो ठाकुरों को नाराज नहीं कर सकते हैं। अगर ठाकुर हमने पक्ष साधते हैं तो हमें ब्राह्मण पक्ष को भी जो है संतुष्ट करना है। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ पे शिल्पकार समाज के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, उनको भी हमें संतुष्ट करना है पार्टी के अंदर, उस लाइन को भी पूरा करना है। बिल्कुल। तो ये तीनों समीकरणों को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने जो है आपस में बहुत सहमति बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो अंदरूनी कलह, अंदरूनी गुटबाजी थी वो किसी स्तर पर जाकर बिल्कुल भूपेंद्र, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई एक और तो जिस तरीके से आपने बताया कि जातीय समीकरण जो है उसको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, जातीय समीकरण जो है उसमें तालमेल बैठाने के लिए पहले से कांग्रेस परेशान है और उसी बीच में फिर इस तरीके से उनके ही नेता अंतरकलह की खबरें लगातार जो निकलकर सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि दोहरी मानसिकता के साथ यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, आप अभी किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करेंगे, चाहे वो जिले स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, तो वो तुरंत कहते हैं कि साहब आप हमारी इस तरीके की कार्यक्रमों को या इन बैठकों को आप कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह है,
तो वो तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी की चीजें गिनाने लगते हैं, अपनी बातों, अपनी मुद्दों पे, अपनी चीजों पे वो बात नहीं करते हैं। तो अब आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये हमारे यहाँ एक छोटी सी बैठक है, हमारे यहाँ ये तमाम बैठकें इस तरीके की होती रहती हैं, लेकिन ये सर्वविदित है, ये सबको पता है कि पिछले 5 सालों में किस तरीके से इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह एक गुट की थी और हरीश रावत और उनके साथ के जो विधायक है वो एक गुट थे। ये दोनों की लगातार जो है आपस में एक दूसरे के बहनों का काट करना, एक दूसरे के कार्यक्रमों में ना पहुंचना, एक दूसरे के कार्यक्रमों की वो उपेक्षा करना, ये सब किसी से छिपा नहीं है। ये प्रदेश के जो है तमाम मीडिया के सामने से लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सब धड़ों में बटे हुए साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अब क्योंकि 12 जून को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का निधन हो जाता है तो वहां पर यह पद खाली हुआ और उस पद को भरने के लिए 12 जून से लेकर के आज 28 तारीख हो गई है, यानी 16 दिन का समय गुजर गया और 16 दिन में जो है, ठीक है 13 दिन बाद रही के बाद में, तो अभी तक इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। इसमें किसी प्रकार की किसी एक नाम पे चर्चा जिसे कहना चाहिए कि वो आपस में बिल्कुल, और भूपेंद्र देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कि किस नाम पर यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आती है। लेकिन भूपेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर प्रीतम सिंह को बनाया जाएगा और उन्हें अगर बना भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही 2 खेमे में कांग्रेस के जो नेता बटे हुए हैं उनके समर्थक जो हैं वो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करें, आने वाले दिनों में चुनाव में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हुई नजर आएगी ऐसे तो, क्योंकि उन्हें तो बना दिया पार्टी ने अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन तमाम समर्थक जो है, तमाम कार्यकर्ता जो है वो उस बात से काफी नाराज नजर आएंगे। नहीं प्रीति, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये ऐसा राजनीति में ये अक्सर देखा गया है कि भाई ये एक न एक, जब चूंकि मामला अब आला कमान के सामने चला गया तो वहां से जो भी फैसला होगा वहां पे जो है प्रदेश स्तर के या छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता है या नेता है उनको वो मानना ही पड़ेगा, लेकिन उसको साधने की जिम्मेदारी, उनको बैलेंस बनाए रखने की, उनके बीच में तालमेल और एक बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी वो प्रदेश के नेताओं पे आ जाती है। अब देखिए जो समीकरण बन रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष जो है जिस तरीके से भी शाम तक का घोषणा हो जाएगी कि प्रीतम सिंह बनते हैं तो जाहिर सी बात है कुमाऊं का जो मामला है तो प्रकाश जोशी एक ऐसा नाम है, प्रकाश जोशी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी में ले सकते हैं, क्योंकि वो इससे कुमाऊं और गढ़वाल का भी संतुलन हो जाता है और ठाकुर और पंडितों का भी जो है संतुलन पूरा पार्टी की तरफ हो जाता है। लेकिन अब ये होगा कि जो कार्यकर्ता, जो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी का भाव देख सकता है, एक दूसरे के उनके जो तमाम समर्थक हैं उनमें थोड़ा सा रोष आ सकता है, तो उसको साधने की जिम्मेदारी फिर वो नेता प्रतिपक्ष पे भी होगी, प्रदेश अध्यक्ष पे भी होगी, हरीश रावत पर भी होगी और जो बड़े नेता हैं उनके कंधों पर ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ये जिम्मेदारी सौंपेगा कि भाई जो नाराजगी है इनकी आप नाराजगी कार्यकर्ताओं की दूर करिए, आपस में तालमेल बनाइए और अगले विधानसभा चुनाव में जनता को समर्थन हासिल करके सत्ता में। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से अंतरकलह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है इससे आला कमान भी काफी नाराज चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वाकई चिंता की बात है कि इसी तरीके से अगर अंतरकलह चलती रही, आपस में ही यहाँ पर लड़ाइयां दिखाई देती रही तो दूसरी पार्टियां जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में काफी आगे निकलती हुई नजर आएगी। भूपेंद्र, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन है। शिविर के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बैठक में चुनाव की रणनीतियों के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा, साल 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके सरकार बनाई थी, इस बार भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करेगी। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से साल 2017 तक कांग्रेस ने सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है।
हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करे इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी में आगामी चुनाव को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रामनगर से हमारे सहयोगी उदम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदम सिंह, जिस तरीके से 3 दिवसीय शिविर यहां पर चल रहा था, आज आखिरी दिन है, अगर आखिरी दिन की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहा? जी मैम, आज जो है 3 दिन से जो चिंतन शिविर यहाँ पे रामनगर में चल रहा था, आज उसका समापन हो गया है जी। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाषण के बाद उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारी योजनाओं को लेकर चर्चा की है, रोड मैप तैयार किए हैं, घर घर तक जनता से हम जाके मिलेंगे, हमारी 80% तैयारियां पूरी हो चुकी है, 20% तैयारियां कहीं ना कहीं है रुकी हुई है, जिसको लेकर जो है हमारे जो 70 बूथ है, विधानसभा बूथ है, उनको लेकर जो है घर घर जाके जनता से मिला जाएगा और उनको जो है हमारे द्वारा जो 4.5 साल में जो कार्य किए हैं उनके बारे में बताया जाएगा और जो नई जो योजनाएं हम ला रहे हैं उनका जो है उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। जिस तरीके से एक बात और कहना चाहूंगा मैम, जैसे यहाँ उत्तराखंड की जो सियासत है जिसमें हर शहर खास है, मगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार रामनगर राजनीतिक दलों को चुनावों की संगत के लिए काफी भाता है, जिसके चलते मैडम आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों राष्ट्रीय दलों ने यहाँ से विधानसभा चुनाव का बिल्कुल फूका है। इतना नहीं, पार्टियां प्रदेश की सत्ता में काबिज होने में भी सफल रही है। 2009 से 2010 में कांग्रेस के द्वारा ढिकली में एक हाई लोकल लेवल की बैठक की गई थी, जिसमें 2013 में कांग्रेस सूबे में काबिज हुई थी। उसी के चलते 2016 में रामनगर में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी, जिसमें 2017 में भाजपा को जीत मिली थी। उसी के चलते जो है रामनगर को जो इसका जो आज चिंतन जो शिविर किया गया है, कहीं ना कहीं 2022 को लेकर जो है यहाँ पे जो आज इसका आधारशिला रखी गई है। जिस तरीके से अगर बात करें, वाकई चिंतन शिविर यहाँ पर चलाया जा रहा है और इसमें चिंतन किया जा रहा है कि अब तक जो वादे यहाँ पर सरकार की ओर से किए गए थे, साल 2017 में सरकार जिन वादों के साथ यहाँ पर चुनी गई थी, वो वादे अब तक कितने पूरे हुए हैं, कौन कौन से कामकाज ऐसे हैं जो अब तक अधूरे हैं, जिन्हें चुनाव से पहले पूरा कर लेना है, या कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। इन मुद्दों को लेकर भी बातचीत रही होगी इस दौरान। जी प्रीति मैम, बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई। सरकार ने अपने जो 4.5 साल की जो कार्य किए उनको यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर धरातल में बात की जाए तो बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाई। बिल्कुल, इस समय जैसे कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, उसको देखते हुए भाजपा सरकार बिल्कुल जो है गंभीर नहीं है। किसी लहर को लेके इनको जो है रणनीति बनानी चाहिए थी, उसको कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए, उन पे इनका फोकस नहीं है। 2022 के इलेक्शन को लेके इनका फोकस है किस तरह से उसको जीता जाए, लेकिन इस बार की जीत जो है 2017 की तरह आसान नहीं होगी। ऐसा क्यों लगता है उदम सिंह जी आपको? आपने आम लोगों से बातचीत करी है या वहां पर जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कुछ ऐसी वजह लग रही है आपको कि वाकई इस बार बीजेपी की सरकार उतनी प्रचंड जीत के साथ बनती हुई नजर नहीं आएगी? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे अब इस समय व्यापारी वर्ग जो है इनकी जो है नीतियों से बहुत परेशान हो चुका है। व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रदेश में। पलायन यहाँ पे बहुत लंबे समय से चल रहा है। युवा यहाँ पे जो है बेरोजगार है। कोविड को चलते पिछले साल दूसरी लहर में इनके द्वारा जो है जो गरीब जनता को जो है अनाज वगैरह जो है दवाइयां वगैरह मुहैया कराई गई थी, लेकिन अब इस साल इनके द्वारा किसी के पास कोई भी जो है कुछ भी जो है जैसे को खाद्य सामग्री हो गया, कुछ भी नहीं दिया गया, जिससे जो है गरीब जनता कहीं ना कहीं इनसे बहुत परेशान है। आज जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था उदम, उसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए और उनकी ओर से जब चिंतन शिविर खत्म हुआ, मीडिया से मुखातिब हुए तो किन किन मुद्दों पर बात करी? यहाँ पे जो है चिंतन शिविर में बहुत से प्रदेश के नेता यहाँ पे पहुंचे थे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय भट्ट जी थे, गौतम जी थे, रेखा वर्मा जी थी और बी एस संतोष जी थे, विजय बहुगुणा जी थे, नरेश बंसल जी थे, राजेश भंडारी थे
और सतपाल महाराज जी थे, बंशीधर भगत जी थे, अनिल बलूनी थे और सांसद अजय भट्ट जी भी थे। बहुत से लोग यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात है, रामनगर जो विधायक है हमारे, दूसरी बार विधायक बने हैं, उम्र में 60 साल से ऊपर है, उनको जो है जो इस चिंतन शिविर में उनको जो है यहाँ पे भागीदारी नहीं करी, उनको गेट पे बिठाए रखा। 3 दिन बेचारे वो भूखे प्यासे बाहर गेट पे बैठे रहे, अंदर नहीं बुलाया गया। आज लास्ट दिन उनको, जब रामनगर की जनता की बहुत सी समस्याएं थी, उसको लेकर वो आज मुख्यमंत्री के सामने मुखातिब हुए और वहां पे उन्होंने अपनी बात रखी। 3 दिन से किसी को उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये भी एक सोचने वाली बात है। वो लगातार 2 साल से यहाँ विधायक क्या वजह मानते हैं उधम सिंह जी, क्या वजह मानते हैं आप, उन्हें क्यों नहीं इस दौरान चिंतन शिविर में शामिल किया गया? क्या वाकई वो सरकार की तमाम नीतियां जो चलाई जा रही है उनसे खुश नहीं है, या सरकार जो नीतियां चला रही है वो धरातल पर नहीं पहुंच रही, इस वजह से वो नाराज है? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियां यहाँ पे योजनाएं बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। विधायक के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो अधूरे हैं, जिनको लेकर कोई किसी जगह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भाजपा है वो 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। जब मुख्यमंत्री यहाँ रामनगर पहुंचे थे तो पहला स्वागत उनका रामनगर में हुआ, हमनंडा गेट पे, दूसरा स्वागत उनका यहाँ पे हुआ। तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखाता है कि भाजपा भी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। तो उधम सिंह जी, लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भी इस दौरान इस बैठक में बातचीत करी होगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर हर कोई इसी तैयारी में जुटा हुआ है कि पूरी पार्टी को एक कर यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको हराकर यहां पर दोबारा से जीत हासिल करके सरकार बनाए। और जिस तरीके से आपने बताया कि 2 गुट यहां पर नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं चिंतन शिविर में इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई होगी रामनगर को? जी मैम, जो उन्होंने जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, उन्होंने बताया कि 80% हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, 20% कहीं ना कहीं हमारी कमी है। वो 20% यही कमी है। एक तो इनके भाजपा के अंदर गुटबाजी है, दूसरा जो बहुत सी योजनाएं इन्होंने यहाँ पे लागू की थी, वहाँ बहुत से जो है शिलान्यास किए थे, भूमि पूजन को किए थे, वो सभी भी अभी अधूरे छूटे हुए हैं। जैसे रामनगर का रोडेज बस जो है वो करीब 15 साल से ऐसी पड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है सरकार कुछ भी नहीं कर रही। अभी भाजपा सरकार ने उसको कुछ बिल्कुल। उधम सिंह जी, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, जिस तरीके से चिंतन शिविर लगातार चल रहा है, 3 दिन का ये चिंतन शिविर था, आज आखिरी दिन रहा, क्या कुछ खास रहा इन तीनों दिनों में, और आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारी चुनाव को लेकर? देखिए, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हम लोगों का जो है कि हम कार्यकर्ता पे निर्भर रह करके, कार्यकर्ता को साथ लेकर के हमारा नेतृत्व काम करता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं समय समय पर। प्रदेश के अंदर क्या परिस्थितियां, क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थितियों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। उसी के तहत अभी आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के भी हम लोगों ने अपने पार्टी का और प्रदेश की परिस्थितियों का जो हमने अध्ययन किया, उसमें हम लोगों ने प्रत्येक घर तक हम लोग कैसे संपर्क करेंगे, बूथ का हमारा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ेगा, और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो हमने 5 सालों में पूरा किया है, जो हमारी उपलब्धियां, उसको जन जन तक ले जाना, और कोविड जो इस समय की वैश्विक महामारी थी, उसको जो है कि किस तरह से हम लोगों ने टैकल किया उस महामारी को, जो विपक्ष के लोगों ने एक उसको मुद्दा बना दिया था और वो जो है कि उस पर भी राजनीति कर रहे थे, यानी मौत पे भी राजनीतियां शुरू कर दी थी इस प्रदेश में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ऐसे राजनीतिक दल थे जो दल जो है कि अपने को सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, वो उस पर राजनीति कर रहे थे। वो ये भूल गए थे कि भाई आखिर कोरोना काल में हमने मानवता निभानी है, मानव धर्म को आगे बढ़ाना है, ये कहीं नहीं था उसमें। वो गिन रहे थे आज कितने मर गए, उसका उनका डाटा, लेकिन कितनों को बचाना है, कितनों को बचा सकते हैं, क्या सेवा भाव से हमने काम करना है। ठीक है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई, और उसके साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्हें किस तरीके से यहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, उसको लेकर इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधम सिंह, आपने भी तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।